एक रात फिर मुझे वही दौरा पड़ा और मेरे हाथ पांव ईंट गए, दिमाग बोझल हो गया और सीने में जलन होने लगी और आंखें उबलने लगी। घर में सब सो रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर मौत और रिसत की कश्मकश में पड़ा था और कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आया, क्योंकि मेरी चीख हलक में ही घुट कर रह गई थी और इस आलम में भी छत पर हस्बे साबक कुछ शबीयत सी दिखाई दी। कुछ साए गुड़मुड़ होते हुए नजर आए और मैंने खौफ और दहशत से आंखें बंद कर ली। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा और उससे मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। अंधेरे के बावजूद मैंने शारदा की बड़ी बहन शंकतला को पहचान लिया। वो सहन के दरमियान तक जाकर रुक गई। अजीत दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया था। शायद वो ये देखने बाहर गया कि लाइन क्लियर है या नहीं। मैं छत के आखिरी सिरे पर लेटा हुआ था और शंकतला को देखकर ज़रा भी जुम्बश नहीं कर सकता था। अगर शंकतला नज़र घुमाती तो यकीनन मुझे देख लेती और मैंने आहिस्ता आहिस्ता पीछे खिसकना शुरू कर दिया। अंधेरे में अचानक मेरा पैर छत पर रखे हुए काट कबाड़ में टीन के किसी कनस्तर से टकराया। आवाज़ पैदा होते ही शंकतला ने तेजी से पलटकर छत की जानब देखा। मैं अभी तक उसकी निगाहों की जिद पर था। खौफ और दहशत से मेरा बुरा हाल था और मैंने सर छत के फर्श पर ही जमा दिया। उसी लम्हे अजीत भी अंदर आ गया और मैंने सोचा कि अगर शंकतला ने खटके का जिक्र अजीत से किया और वो ऊपर आ गया तो क्या होगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। अजीत ने अंदर आते ही शंकतला को लाइन क्लियर होने का इशारा किया और शंकतला जाने लगी तो अजीत कॉर्निश बजा लाने के अंदाज में ज़मीन पर बैठ गया और शंकतला का हाथ पकड़कर उसे चूमते हुए बोला, राजकुमारी के दर्शन कब होंगे? अजीत और शंकतला ने नहुसा से कहा, और मुझे इस किस्म की बातें सख्त नापसंद हैं। मैं आपका गुलाम हूँ सरकार, और आप इस तरफ नहीं आई या मुझे नहीं बुलाती तो मैं कांटों पर लौटता रहता हूँ, और आपने मुझे जो इज्जत दी है वो भूल ना जाइएगा। और अजीत आजिज़ाना लहजे में बोला, बातें कम किया करो अजीत, और जब हमारी मर्ज़ी होगी तो हम ज़रूर इस तरफ आएंगे। हमें तुम जैसे गैंडे पसंद हैं। और शंकतला ने रौनक से कहा, सरकार ने मेरा मान बढ़ाया है और मैं हमेशा आपको खुश रखने की कोशिश करूंगा, और मैं ऐसा भागिया वाला कहाँ था। तुम्हारे क्वार्टर तक आते हुए बिल्ली हमारा रास्ता काट गई थी, इसलिए हमें कुछ दिनों तुमसे दूर रहना होगा। और शंकतला ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, और फिर उसने यूं ही बाजार छत की जानब नज़र उठाते हुए कहा, हम पहले महालिक की बिल्लियों का बंदोबस्त कर लें और फिर तुम्हारे पास आएंगे या तुम्हें बुला लेंगे। कैसी बातें करती हैं राजकुमारी हजूर, और सरकार हुक्म दे तो महालिक की तमाम बिल्लियों को बकवास बंद करो। और अचानक शंकतला ने गुस्से में अजीत को झटका और तेजी से बाहर को जाने लगी। अजीत उसके कदमों में लौट गया और उसके पैर के 2 बोसे लिए। अजीत उसके पीछे पीछे दरवाजे से बाहर निकला तो मैंने मौका गनीमत जाना और उठकर पुशत की जानब गया और छत से छलांग लगाने और अपने बिस्तर तक पहुंचने में बमुश्किल 15 सेकंड लगे होंगे। मेरी सांस बुरी तरह फूल रही थी और यूं जैसे मैं मीलों तक दौड़ने के बाद अपने बिस्तर पर पहुंचा हूं और शंकतला के कहे हुए आखिरी जुमले मेरे कानों में गूंजते रहे। अगले 2 दिनों तक मेरी हालत क्या रही। जब भी शंकतला अपने गुदात और कशिश अंगेज जिस्म के साथ मेरे सामने आती और मैं नज़रें चुराकर दूसरी तरफ तवज्जा हो जाता। 2 रोज़ बाद मुझे यकीन हो गया कि शंकतला मुझ पर किसी किस्म का शुबा नहीं है, लेकिन ये मेरा वहम था। तीसरे दिन शारदा से दिलचस्प बातें करके रात गए। मैं अपने क्वार्टर में वापस जा रहा था कि महल के हाथे के सिरे पर अचानक मालती मेरे सहारे आ गई और मालती शंकतला की खास कनीज़ थी। वो ज़नान खाने में काम करने वाली लड़कियों में सबसे ज़्यादा तेज़, फुर्तीली और चंचल थी। नाक नक्शा भी गजब का था और हरनी की तरह कूदती फिरती थी। चेहरे पर नमक ही नमक था। लहंगा पहन के इधर उधर उतराती रहती। शारदा का खास खिदमत गुजार होने की वजह से मालती से मेरी दोस्ती बढ़ गई थी। चुनाचा मैंने उस अचानक टकराव पर किसी तशवीश का इजहार नहीं किया, बल्कि उसे छेड़ने की खातिर कहा, सच मालती, अगर तेरी रंगत थोड़ी और उजली होती तो मैं महाराज से कहकर तुझे मांग लेता। तेरी डाली से तो 1000 गुना अच्छी है। मालती दीदे मटकाती हुई मैंने खेत अंदाज में बोली, जब मन चाहे मुझे उसके सामने करके देख लेना। तुझे तलाश कर रही थी। और मालती ने शौकी से कहा, चल मेरे साथ। देख मालती, और मैंने उसे डराने की खातिर कहा, अगर तू अपनी हरकतों से बाज ना आई
तो शारदा दीदी से शिकायत कर दूंगा और मैं वो नहीं हूँ जो तू समझती है। बस रहने दे, मैं खूब जानती हूँ कि तू क्या है और तेरे ही कारण तो डाली इधर उधर मुंह काला कराती फिरती है। मालती से इतने सख्त जुमला सुनकर मेरे खून में उबाल आने लगा और मेरे जी में आई कि उसकी चुटिया पकड़कर थोथनी ज़मीन पर रगड़ दूं और मैं गुस्से से उसे घूरता हुआ बड़ा तो मालती ने लपक कर मेरा हाथ थाम लिया और बोली, अरे चला किधर जा, तुझे शंकुतला दीदी ने बुलाया है। शंकुतला का नाम सुनकर मेरी रूह फना हो गई, मगर हुक्म की पैरवी किसी तरह ना करता। इस बूंद में चारों तरफ से बुलाएं मेरे तरफ बढ़ रही थी। बहुत मायूसी से मैं शंकुतला के कमरे की जनब कदम बढ़ाने लगा। उसका कमरा महल के मशरकी गोशे में आखिरी सिरे पर वाक़या था और शंकुतला मेरी ही मुंतज़िर थी। उसने स्याह लिबास पहन रखा था और जिसमें उसका चांद सा चेहरा बहुत दिलकश लग रहा था। इस बार बारीक रेशमी स्याह लिबास की झुर्रियों से उसके बदन की सोने जैसी रंगत बाहर निकल रही थी। वो अपने शबाब के रूर से गुजर रही थी और मेरी आंखें चुंधियाने लगीं। फिर मैंने ज़मीन पर नज़रें झुका ली और हजूर राजकुमारी ने सेवक को याद किया था। हाँ, वो एक अदा से बोली, याद किया था। मैंने क्यों नहीं कहा, खामोश खड़ा रहा। मोहनदास, तुम इस बूंद में हमारे क्या लगते हो? जी, मैं सटपटा गया और सरकार में आपका मुलाजम हूँ, आपका गुलाम। हाँ, तुम ठीक कहते हो और तुम अपनी औकात पहचानते हो। मैं जानता हूँ हजूर, क्या मैं आगे कुछ न कह सका। और जो अपनी औकात से वाकिफ़ हो उससे हम बहुत खुश रहते हैं और हमारा हुक्म है कि तुम हमारे सामने मर जाओ। जी जी, मैं घबरा कर बोला और फिर हिम्मत करके कहा, जो सरकार का हुक्म, और सरकार के हाथ से गोली लगेगी तो मुक्ति हो जाएगी। लेकिन हम तुम्हें नहीं मारेंगे और हम तो तुम्हें आजमा रहे थे। मैंने एक ठंडी सांस भरी और शंकुतला सर से पांव तक मेरा जिस्म तोल रही थी और फिर वो सोफे पर दराज हो गई। दरवाज़ा बंद कर लो मोहनदास, उसने थकमाना अंदाज में कहा और मैं एक लम्हे को झटका और फिर मैंने बरक रफ्तारी से हुक्म की तामील की। मेरी नज़रें फर्श पर बिछे हुए कीमती कालीन पर गड़ी हुई थी और एक लम्हे सकूत रहा और फिर शंकुतला की आवाज़ दोबारा मेरे कानों से टकराई। मोहनदास, हमने सुना है कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो आदमी को अपना रास्ता बदल देना चाहिए। और शंकुतला का इशारा बहुत साफ था, लेकिन मैंने बड़ी तेज़ी से सूरत हाल से मफाहमत कर ली और मैं सेवक राजकुमारी अगर पढ़ा होता तो ये बातें समझ लेता। 3 रोज़ पहले तुम रात को 12:30 और 1 के दरमियान कहाँ थे? और शंकुतला ने कदरे सर्द लहजे में दरियाफ़त किया। अपने क्वार्टर में हजूर, और मैंने भोलपन से कहा। वह मुस्कुराने लगी और सोच समझ कर जवाब दो। मैं समझा नहीं राजकुमारी जी, और मैंने अहमकाना अंदाज में कहा, झूठ की सज़ा मौत है, सच बोलोगे तो क्षमा कर दी जाएगी। और वो सख्त लहजे में बोली, और ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश ना करो। मैं समझ गया कि वो मुझसे क्या उगलवाना चाहती है और मैं शशो पंज में पड़ गया। हकीकत के एतराफ़ और इनहराफ दोनों सूरतों में ख़तरा था और मैं प्रकाश बूंद के नाजुक मजाज लोगों से पहले ही खासा वाकिफ़ हो चुका था। मैंने खामोशी मुनासिब समझी और शंकुतला कुछ देर तक मेरे जवाब का इंतज़ार करती रही और फिर बोली, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मेरी पेशानी पर उभरे हुए पसीने के कतरे भी मुझे खुद को मुजरम समझने पर मजबूर कर रहे थे और मैं डगमगाने लगा। कुछ लम्हों की कशमकश के बाद मैंने एक अटल फैसला करके झजकते झजकते उस रात के वाक़े का एतराफ़ कर लिया और मैंने उसे डाली और अजीत के तलकात के बारे में भी बताया और ये भी कहा कि मैं उस रात डाली के शुबे में अजीत के क्वार्टर में चोरी छुपे दाखिल हुआ था। और शंकुतला दिलचस्पी से मेरा बयान सुनती रही। मैं खामोश हुआ तो वह जुल्फ़े झटक कर बड़ी अदा से बोली, मोहनदास, तुम्हारी कथा पर यकीन किया जाता है, बोलो अब तुम्हें क्या सज़ा दी जाए? मुझे क्षमा कर दो महाराज, मैंने हाथ बांध कर कहा, और मैं वचन देता हूँ कि अपनी ज़ुबान बंद रखूँगा। क्षमा का शुबत ज़ुबान पर ना लाओ मोहनदास, और तुम्हें अपने जुर्म की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इधर आओ। उसने सोफे पर बैठे बैठे इशारा किया और मैं घबराए हुए कदमों से करीब गया तो उसने बेनियादी से कहा, हमने तय कर लिया है कि अब अजीत की जगह तुम लोगे। और फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और हमें अपने बाजुओं में ले लो। जी, और मेरी ज़ुबान में लुकनत आ गई और हाथ मन भर के हो गए और शंकुतला सोफे से उठ गई और तमतराक से उसने मेरे गले में बाहें डाल दी। मेरी रगों में दौड़ते हुए खून में एक अजीब सनसनी पैदा होने लगी और शंकुतला का वजूद मुझे पिघला रहा था। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मैं ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कर सकता था कि प्रकाश बूंद की नामूस
कभी मेरी आगोश में होगी, मगर मैं अजीत के मुकाबले में तो हर लिहाज से बरतर था। उसने कोई बहुत ही नफीस खुशबू से बदन महकाया था और वह महक पागल किए दे रही थी, और इस मैदान में मेरी बसात ही क्या थी। मैं अपने हवास को बैठा और जिससे में हर तरफ आग लगने लगी। बेशुमार चूंटियाँ रगो-वपे में काटने लगी, और फिर भी मैंने हाथ जोड़कर उसे अपनी असलियत का एहसास दिलाने की कोशिश की, लेकिन यह मजाक नहीं था। मुझे अजीत के बुलंद दर्जे पर फायज किया जा चुका था और एक बहुत हसीन बदन मेरी आगोश में था, बहुत करीब। पहली बार इतनी हिद्दत, इतनी सपुर्दगी, इतने इश्ताल के साथ कि मैं कहाँ तक सिमटता, मैं बिखर गया और मैंने अपने तवाना बाजुओं का हिसार उसके गिरतांग कर दिया। दरमियान में फिर मुझे ख्याल आया कि उसने मेरी हचकिचाहट पर धमकी दी, और उस रात में बह गया, और ऐसा बहका कि मुझे कुछ होश ही ना रहा। और जब उसने मेरे बाल पकड़ कर मुझे उठाया तो मैं कुछ होश आया। मोहन जाओ, अब रात काफ़ी गुजर चुकी है। प्रकाश बूंद में वो पहली रात थी, और मेरी ज़िंदगी की वो पहली रात थी जो मैंने इस अंदाजे से बसर की थी। मैं डगमगाता हुआ जाने लगा तो शंकुतला ने मुझे रोककर कहा, मोहनदास, तुम्हारी ज़ुबान बंद रहेगी। हाँ, और मैंने सरचारी में जवाब दिया, अजीत के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं, और मैं उसे ठुकरा चुकी हूँ, और तुम जल्द ही उसका हशर देख लोगे। और शंकुतला ने एक भरपूर अंगड़ाई लेकर कहा, और अब तुम मेरी खिदमत करोगे जब तक मैं चाहूँगी। मैंने पलट कर एक नज़र शंकुतला के नीम उरिया बदन पर डाली और फिर उसे झुककर सलाम किया और कमरे से बाहर चला आया। मुझ पर मुतदाद कफ़ीतें तारी थीं, और कवाटर तक मैं लड़खड़ाते कदमों से पहुंचा, और कुछ देर तक खौफ और उलझन के तासरात मुझ पर हावी रहे। और फिर मैंने खुद को समझाया, मीर जमशेद आलम और गर्दश ने तुम्हें क्या से क्या बना दिया। शेरबाज बनाया, मोहनदास बनाया, कत्ल कराए, फांसी का फंदा तुम्हें ढूंढ रहा है, और खौफ व दहशत में ज़िंदगी गुजारोगे तो यूं ही सिसक सिसक कर मर जाओगे। जब तक जिंदा हो ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाओ और कल से बेखबर हो जाओ। मोहनदास ने मीर जमशेद आलम को उस रात गहरी नींद सुला दिया। दूसरी सुबह मेरी आंख देर से खुली और रात का खुमार अभी तक बाकी था। जिस्म टूट रहा था। तकरीबन 1 घंटे तक मैं बिस्तर पर पड़ा करवटें बदलता रहा, फिर उठकर शारदा की खिदमत में चला गया। उस दिन मैंने उसे एक दूसरी नज़र से देखा। शारदा भी मुझसे बेतकल्फ़ी से पेश आई, लेकिन वह प्रकाश चंद्र की तमाम लड़कियों से मुख्तलिफ थी, संजीदा, बावकार, और मैं उसके सरापे में खोया हुआ था। यकीनन वह प्रकाश बूंद की सबसे खूबसूरत लड़की थी। मुझे अपनी तरफ इस तरह मतवजा देखकर वो बोली, ये तुम आज मुझे इस कदर घूर कर क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, और मैंने होश में आते हुए कहा, और मैं दिल ही दिल में कुदरत की तारीफ़ कर रहा था, और उसने आपको बनाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। ये आज तुम कैसी बातें कर रहे हो? और वो शौकी से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैंने संभल कर कहा, और जी चाहता है कि आज आपके हुस्न की खूब तारीफ़ करूं। और वो लिजा सी गई और कहने लगी, मैं तुम्हारी राह तक रही थी, आपने किसी को भेजकर बुलवा लिया होता। मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, लेकिन वचन दो कि मेरे तुम्हारे दरमियान जो बातें होंगी तुम उनका तज़किरा किसी से नहीं करोगे। आज मुझसे हर किस्म का वचन ले सकती हैं। मैंने शाइस्तगी से कहा, अजीत से तुम्हारे तल्लुकात किस किस्म के हैं? शारदा ने अचानक अजीत का नाम लिया तो मैं सटपटा गया, लेकिन हिम्मत करके बोला, मेरा ख्याल है कि वो एक मामूली आदमी है। मुझे मालूम है, लेकिन शारदा कुछ कहते कहते रुक गई और मेरे चेहरे पर कुछ टटोल के तवक्कुफ के बाद बोली, मोहनदास, मेरे हर सवाल का जवाब ठीक ठीक देना। मैं आपसे झूठ बोलने की जुर्रत नहीं कर सकता। क्या तुम्हें शुबा है कि अजीत और डाली के कुछ और किस्म के ताल्लुकात हैं? मैंने चाहा कि पूछूं ये कुछ और किस्म के ताल्लुकात कैसे होते हैं, मगर वो बेहद संजीदा थी, इसलिए मैंने साफ गोई से काम लिया। डाली मेरी स्त्री नहीं है राजकुमारी जी, और हमारे दरमियान सिर्फ दोस्ती है, और मर्द औरत का मिलाप नहीं है, और वो अपनी मर्जी की मालिक है, जो मन चाहे करती फिरे। क्या अजीत से तुम्हारा किसी बात पर झगड़ा हुआ था? जी नहीं राजकुमारी जी, दंगा फसाद मेरी आदत नहीं। और मैंने कुछ सोच कर कहा, और ये आप आज अजीत के मुतल्लक क्यों पूछ रही हैं? आखिरी बार तुम अजीत से कब मिले थे? कल शाम की बात है, लेकिन आप अजीत को कल रात कत्ल कर दिया गया है, शारदा ने सर्द मोहरी से कहा, और उसकी लाश अस्तबल के करीब मिली है। पिताजी को लाशों से नफरत है, इसलिए सुबह होते ही खामोशी से उसका क्रियाक्रम कर दिया गया, और ये बात मुझे मालती ने बताई।
महल के दूसरे मुलाजमों को अभी उसकी इतला नहीं है। शारदा की ज़बानी अजीत के कत्ल का वाक़या सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और शकुंतला ने जो आखिरी जुमला मुझसे कहा था उसका मफहूम मेरी समझ में अब आया था। कल तक अजीत शकुंतला का महबूब था और दिल भर जाने के बाद उसने उसे रास्ते से हटा दिया, और आज जो हादसा उसके साथ पेश आया था वही कल मेरे साथ पेश आ सकता था। मैंने अपने जिस्म पर सर्द लहरें महसूस की। और तुम किस सोच में पड़ गए मोहनदास? जी, मैंने चौंक कर कहा और अजीत के बारे में सोच रहा था, और ना जाने वो गरीब किस जुर्म की पादाश में मारा गया। किसी से उसका तज़किरा ना करना, और मैंने मालती को भी सख्ती से ताकीद कर दी है। और मालती को अजीत के कत्ल का इल्म कैसे हो गया? और गैर इरादी तौर पर मेरी ज़ुबान से यह जुमला निकल गया। महाराज ने जिस मुलाजम से अजीत की लाश का क्रियाक्रम कराया उसने मालती को बताया है कि वह मालती के क्वार्टर के बराबर रहता है। राजकुमारी जी, और मैंने शारदा को टटोलने के लिए पूछा, क्या आपको शुबा है कि मैंने डाली की वजह से अजीत का खून किया होगा? तुम प्रकाश बोन में अभी नए हो मोहनदास, और जीत तुम्हारा पड़ोसी था, और पिताजी महाराज के जासूस तुम्हें भी टटोल सकते हैं उसके अलावा। और शारदा कहते कहते यकलख्त खामोश हो गई। उसके चेहरे पर शदीद उलझन के तासरात नमूदार हुए, और जैसे ये ग्रेज उसे गवारा ना हो। और क्या बात है राजकुमारी जी? और मैंने तशवीश से पूछा। ना मालूम यहाँ क्या क्या होता रहता है और किसी भी वक्त क्या हो सकता है। प्रकाश बून शतरंज का एक खेल है और कई ताकतें एक दूसरे से टकराती रहती हैं। सब के अपने अपने जासूस हैं, और मुझे डर है मोहनदास कि तुम किसी उलझन में गिरफ्तार ना हो जाओ, क्योंकि अजीत तुम्हारा पड़ोसी था। शारदा का ये लहजा शकुंतला की कुर्बत से मुख्तलिफ था, और मेरे बारे में उसकी फ़िक्रमंदी से मुझे एक गोना मसरत हुई, हालांकि ये मसरत का वक्त नहीं था। मैंने अपने जीवन में हमेशा बुरे दिन देखे हैं राजकुमारी जी, और अगर नई परेशानियों ने घेर लिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं मोहनदास, मैं तुम्हें किसी वक्त भी मुसीबत का शिकार नहीं होने दूंगी, शारदा ने जज्बाती लहजे में कहा। राजकुमारी, और मैंने तहैयर से कहा, आप किस बदनसीब के बारे में कह रही हैं? और मैं प्रकाश बून का एक अदना सा मुलाजिम हूँ, और अगर किसी को पता चल गया कि आप मुझे बचाने की कोशिश कर रही हैं तो मुफ्त में आपकी बदनामी होगी, और मेरी खातिर आप क्यों रसवा हों, और आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए मोहनदास। और शारदा ने उलझे हुए लहजे में कहा, क्या मैं तुमसे मुलाजमों जैसा बर्ताव करती हूँ? सुनो, मुझे तुम्हारे मुंह से अपने लिए ये राजकुमारी जी अच्छा नहीं लगता, और आइंदा से अकेले में तुम मुझे राजकुमारी कहकर नहीं पुकारोगे। फिर मैं क्या कहूँ, और मेरी ज़ुबान से कुछ और नहीं अदा हो पाएगा। शारदा, और उसने जज्बाती अंदाज में कहा, बस तुम यही कहोगे। आप शारदा, और मैंने झिझकते हुए कहा, और मैं ज़मीन का आदमी हूँ और मुझे ज़मीन पर ही रहने दीजिए, और तुम एक पढ़े लिखे शख्स हो मोहनदास। हाँ, मगर तो तुम्हें भी तमाम बातें समझाना पड़ेंगी क्या? अब किसी बात पर यकीन नहीं आता शारदा दीदी, और वह गुस्से से बोली, और ना जाने उस दिन वह मुझसे और क्या क्या कहती, और मेरी किस्मत का एक दरवाज़ा खुलता था, एक बंद होता था। शारदा जैसी लड़की मुझसे बातें कर रही थी, और मैं सोच रहा था कि ये कितनी बदनसीब है जो मेरे करीब आ रही है। और अचानक मालती अंदर आ गई, और शारदा उसके सामने मुझे डांटने फटकारने लगी। मालती ने इतला दी कि आपको महारानी याद फरमा रही हैं, और शारदा इतला सुनते ही अंदर चली गई, और मैं और मालती कमरे में अकेले रह गए। शारदा के जाने के बाद उसकी ज़ुबान चलने लगी। सुना मोहन, कल रात शकुंतला दीदी ने तुझे क्यों याद किया था? जा अपना काम कर। और मैंने उसे घूरते हुए डांटा। हर बात में बोलती है और कैंची की तरह ज़ुबान चलती है तेरी। और उसकी मुस्कुराहट उस बात की दलील थी कि वह शकुंतला के हर राज से वाकिफ़ है। तू आजकल बड़ा इतराती है। और मैंने उसे ठोका मारते हुए कहा, तुझे क्या बड़ा आया कहीं का, और मेरी इतराहट को टोकने वाला? मालती मटकते हुए बोली, और बर्फ़ की सिल। अच्छा मालती, और मैंने सर्द आह भरकर कहा। वो कोले पर हाथ रखे मुझे मज़का खेत अंदाज में घूर रही थी, और एक लम्हे में बहुत से ख्याल मेरे दिमाग में कूद गए। अजीत की मौत के बाद उसकी शख्सियत यूं भी अहम हो गई थी, और मैंने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। सुन, चल मेरे साथ। मालती अकड़ कर मेरे साथ चल रही थी, लेकिन जब वो मेरे क्वार्टर में आई तो मोम की तरह पिघल गई, और जब क्वार्टर से बाहर निकली तो उसके चेहरे पर पसीने के कतरे झलमला रहे थे। निगाहें झुकी हुई थीं, और मैंने उसके तमतमाए हुए रुखसारों पर नज़र डालते हुए कहा, अब तेरी ज़ुबान नहीं चलेगी। और उसने पलट कर मुझे राक्षस के खिताब से नवाजा और तेजी से भाग गई। मैं दोबारा महल में जाकर शारदा के कमरे की सफाई में मसरूफ़ हो गया,
اور اجیت کے قتل کا الزام لگنے سے پہلے میں نے مالتی جیسی عام شخصیت کو بھی اپنا ہم نوا بنا لیا تھا، لیکن اجیت کا قتل گمشدگی قرار دیا گیا اور ملازموں میں طرح طرح کی چیم گوئیاں ہوئیں۔ شدید خوف و بحران پھیلا اور جو اجیت کے روب اور دبدبے سے کانپتے تھے وہ اس کی گمشدگی پر بڑے پرجوش تھے۔ جو اس کے دوست تھے ان کا خیال تھا کہ وہ ایسا بزدل نہیں تھا جو یوں چپ چاپ چباتے فرار ہو جاتا، اور میں نہ خوش تھا اور نہ غم زدہ۔ ہاں، ڈالی مجھے جن نگاہوں سے دیکھنے لگی ان سے ایسا ظاہر ہوتا کہ جیسے وہ مجھ پر شبہ کر رہی ہو۔ مالتی نے بے غیرتی اختیار کر لی تھی اور وہ ڈالی کی عدم موجودگی کا یقین کر کے وقت بے وقت میرے کوارٹر میں گھس آتی اور ادھر شنکتلا رات گئے مجھے کسی نہ کسی بہانے بلا لیا کرتی۔ میں حکم کا غلام تھا اور جیسے تیسے زندگی گزر رہی تھی، اپنا کوئی اختیار نہیں تھا، اور رات شنکتلا کی حسین باہوں، ریشمی زلفوں اور تابندہ رخساروں اور مہکتی سانسوں کے درمیان گزرتی۔ کسی حجرے کی ویرانی میں، اور کبھی امید و بہم میں، اور کبھی خوف و دہشت میں، اجیت کے قتل کے بارے میں مہاراج کے جاسوس ایک ایک مشکوک ملازم کو خرید رہے تھے، اور مہاراج کا پرسنل سیکرٹری جیون داس بڑی سخت گیر طبیعت کا مالک تھا۔ مہاراج نے اسے منہ چڑھا رکھا تھا اور راج کمار بھی اسے خوف زدہ رہتے۔ سخت گیر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بے حد عیاش اور رنگین مزاج بھی تھا۔ ہر وہ لڑکی جو مہاراج کی خدمت میں تشتری میں سجا کے پیش کی جاتی، اس کے لیے پہلے جیون داس کی کسوٹی پر پورا اترنا لازم تھا۔ ڈالی بھی یقیناً اسی کے توسط سے مہاراج تک پہنچی ہوگی۔ اجیت کا پڑوسی ہونے کے سبب جاسوسوں نے مجھے بھی خریدنے کی کوشش کی اور مجھ سے قسم قسم کی الٹے سیدھے سوالات کیے گئے، اور پھر مجھے جیون داس کے سامنے ایک خاص کمرے میں پیش کیا گیا جہاں سوالات کم ہوئے اور مارا پیٹا زیادہ گیا، اور میری کمر ننگی کر کے اس پر کوڑے برسائے گئے۔ جیون داس کے رویے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھے مجرم سمجھ رہا ہے یا اسے ایک مجرم کی ضرورت ہے۔ کسی قیمت پر میری گلو خلاصی کی امید نہیں تھی، لیکن ایک دن اچانک اس نے مجھے معاف کر دیا۔ مالتی میری اور شنکتلا کے درمیان واحد رازدار تھی، اور اس نے مجھے بتایا کہ جیون داس سے شنکتلا نے اپنی خواب گاہ میں میری سفارش کی تھی، اور میں نے اس انکشاف پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، اور شنکتلا اگر یہ نہ کرتی تو میں کیا کر لیتا۔ اجیت کے قتل کے سلسلے میں مجھے سب سے زیادہ حیرت کنور مہیش چندر کی خاموشی پر ہوئی، اور اس نے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی تھی، جبکہ اجیت اس کا خاص ملازم تھا اور مجھے بھی 1.5 مہینے سے طلب نہیں کیا گیا تھا۔ اس دوران وہ پر اسرار سادھو بھی تیسری بار نظر نہیں آیا، لیکن اس خاموشی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اب سکون ہو چلا ہے۔ کسی وقت بھی کہیں سے کوئی چنگاری اڑ کر پرکاش بون میں آگ لگا سکتی تھی۔ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ معلوم ہوتی تھی۔ سادھو نے میرے ماضی کے متعلق کوئی بات غلط نہیں کہی تھی، اور مستقبل کے متعلق وہ جس انداز میں گفتگو کر رہا تھا اس سے بہت کچھ قیاس کیا جا سکتا تھا۔ ابھی تک مجھے کنور مہیش چندر کے اشاروں پر ناچتے کی نوبت نہیں آئی تھی، مگر کسی وقت بھی وہ میری طرف انگلی اٹھا سکتا تھا۔ میری حیثیت ایک کٹھ پتلی کی تھی اور دھاگا کنور جی کے ہاتھوں میں تھا۔ ایک دن میری درخواست پر شاردا نے مجھے چند کتابیں پڑھنے کو دی جو ویرانی اور تنہائی اور خوف کے احساسات مجھ سے دور کر دیتی تھی۔ باسی اخبارات بھی شاردا نے فراہم کر دیے، اور پھر میں نے پرکاش بھون کی قدیم لائبریری سے شاردا کے ذریعے باقاعدہ استفادہ کرنا شروع کر دیا، اور ڈالی کو سمجھا دیا کہ میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر مجھے اسے بتانا ہی پڑا کہ میں باقاعدہ تعلیم یافتہ آدمی ہوں، اور اس دن کے بعد سے ڈالی میرا احترام کرنے لگی، اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ گڈا بڑا ہو جائے گا تو میں اسے پڑھاؤں گی۔ گڈا بڑا ہو جائے گا تو میں کہاں ہوں گا، اور یہ مجھے خود نہیں معلوم تھا۔ ایک روز مالتی میرے کمرے میں موجود تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، اور ہم دونوں اس خلاف توقع دستک پر بکھلا گئے۔ مالتی نے اس رخنا اندازی پر برا سمو بناتے ہوئے کہا، جا دیکھ وہی ہوگی تیری شنکتلا۔ اور میں نے برق رفتاری سے کپڑے تبدیل کیے اور مالتی کو منت سماجت کے بعد پچھلے دروازے سے باہر نکالا، اور پھر لپک کر صدر دروازے پر آ گیا۔ صدر دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو کنور مہیش چندر کا بوڑھا ملازم ہری داس کھڑا تھا، اور میرا دل جیسے کسی نے پکڑ لیا۔ اس سے قبل کہ میں اس کے آنے کی وجہ دریافت کرتا، اس نے مجھے بتایا کہ مہیش چندر نے مجھے اسی وقت طلب کیا ہے۔ کیوں اور کیا کا سوال نہیں تھا، اور میں نے اسی وقت ہری داس کے ساتھ جانا چاہا، لیکن اس نے منع کر دیا۔
कुछ देर बाद आने की ताकीद करके वो वापस चला गया और हरिदास ने जिस राजदारी और एहतियात का मुजाहरा किया था वो मेरे लिए परेशान कुन थी। मेरी छठी हिस्स मुझे किसी आने वाले खतरे का एहसास दिला रही थी और शायद मेरे इस इम्तहान का वक्त आ चुका था जिसका तज़किरा महेश चंद्र ने किया था। हरिदास के जाने के 15 मिनट बाद मैं महल के अंदर महेश चंद्र के कमरे की जानब कदम बढ़ाने लगा। कन्वर महेश चंद्र मेरा मुंतज़िर था और इस वक्त उसके चेहरे पर बला की संजीदगी मुसल्लत थी। वो पीछे की तरफ हाथ बांधे कमरे में इधर से उधर टहल रहा था और कमरे में और कोई भी मौजूद नहीं था। संगे मरमर की मेज़ पर शराब की आधी बोतल और गिलास देखकर मैं समझ गया कि वह बहुत देर से शुगल कर रहा होगा। महेश ने मुझे देखा तो जहाँ था वहीं माथे पर उंगली टिकाए खड़ा हो गया और फिर मेरे करीब आकर राजदाराना लहजे में बोला, मोहनदास, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारी वफादारी का इम्तहान ले सकूं। हुक्म दीजिए सरकार। और मोहनदास अपना वचन भूला नहीं और मैंने खुद पर काबू पाते हुए एतमाद से जवाब दिया, तुम्हें अजीत याद है? उसे कौन भुला सकता है सरकार, भला मानस था। और उसके बारे में तुम्हारी क्या ख्याल है? मैं अक्साने को चौंका और फिर तेजी से कहा, लोगों का ख्याल है सरकार कि वह फरार हो गया है। नहीं, महेश चंद्र गर्ज कर बोला, नहीं, अजीत फरार नहीं हुआ, उसे कत्ल कर दिया गया है। कत्ल? और मैंने चौंक कर कहा, मगर क्यों? किसने उस गरीब का खून किया है और वो किसका दुश्मन था? महाराज ने महेश हाथ मलता हुआ गुस्से से बोला, और अजीत मेरा राजदार और वफादार था और मुझे शुबा है कि उसके कत्ल में जीवन दास ने खास किरदार अदा किया है और वो महाराज का खास आदमी है। मैंने आपका नमक खाया है सरकार और आपकी कृपा से जीवन गुजार रहा हूँ, और जो आपका दुश्मन वो मेरा दुश्मन अगर आ गया हो तो जीवन दास को ठिकाने लगा दूँ। जीवन दास ने जो कुछ किया है उसमें महाराज के हुक्म को दखल होगा। और महेश सर्द आवाज़ में बोला, जीवन दास की हैसियत ही क्या है और वो हरामदादा बेचता क्या है? और मुझे हुक्म दीजिए सरकार। मोहनदास, एक बात का ध्यान रखना, अगर तुमने चित्तर बनने की कोशिश की या जुबान खोली तो मेरे आदमी तुम्हारा शरीर छलनी कर देंगे। मोहनदास, नमक हराम नहीं है सरकार। और मैंने किसी कदर नागवारी से कहा, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। महाराज ने अजीत से मेरे बहुत से राज उगलवाने के बाद उसे मौत के घाट उतरवा दिया होगा, और अगर वो जिंदा होता तो मैं अपना बचाव कर सकता था, लेकिन अब ये नामुमकिन है। महेश चंद्र ने तलमलाकर कहा, और मैं अंधेरे से चलने वाली किसी गोली का शिकार होना पसंद नहीं करूंगा, और इससे पहले कि दुश्मन वार करे उसका सर कुचल दिया जाएगा, और ये काम तुम्हें करना होगा। मैं तैयार हूं, और आप मुझे दुश्मन का नाम पता बता दीजिए और आपका सेवक उसे रास्ते से हटा देगा। दुश्मन का नाम सुनकर तुम कांप उठोगे मोहनदास। मैं वचन देता हूं सरकार, और मेरे कदम डगमगाएंगे नहीं, और ये ज़िंदगी भी आप ही की कृपा से है और मैं मौत से नहीं डरता। तो सुनो मोहनदास, तुम्हें महाराज को ठिकाने लगाना है। और महेश ने बड़े इत्मीनान से कहा, और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा सांस कहीं अटक गया हो और मैं फिजा में मुअल्लक हो गया और मैं सुन हो गया। महेश ने मेरे चेहरे का रंग उड़ा उड़ा देखा तो गजदार लहजे में बोला, और अगर तुमने पीछे हटने या फरार होने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम भयानक होगा। आप चिंता न करें सरकार। और मैंने हकलाकर कहा, और मोहनदास अपना वचन पूरा करेगा। और ये कहते हुए मेरा दिल डूबने लगा। गुड, मुझे विश्वास था कि तुम यही जवाब दोगे। और महेश ने खिलते हुए कहा, और फिर महाराज प्रकाश चंद्र को कत्ल करने के सिलसिले में मुझे ज़रूरी हदायत देने लगा। आधे घंटे बाद जब मैं कंवर महेश चंद्र के कमरे से बाहर निकला तो मेरे कदम बुरी तरह लड़खड़ा रहे थे और मुझे अपना वजूद अपने पैरों पर संभालना मुश्किल हो गया। मुझ पर राशा सा तारी था और ना जाने मुझे किस ताकत ने घर पहुंचाया, और डाली ने मेरे ईंठे हुए हाथ पांव देखे तो बैन करने लगी। और अब ये उकदा खुला कि मैं वाकई एक अहम आदमी हूँ। कंवर महेश चंद्र ने अपने बाप को कत्ल कराने के लिए मेरा इंतखाब किया था। मैं एक मौजूद शख्स था और राजेपुर के एक बड़े रईस को हलाक करने के लिए किसी मामूली आदमी की खिदमत हासिल नहीं की जा सकती, और उस काम के लिए एक मशाक, मुस्तैद और मर्द आदमी ही की ज़रूरत थी। ऐसे आदमी की और जिसकी आंखों का पानी मर गया हो और जिसकी बातों से खून की बू आती हो। मुझ जैसा नौजवान कंवर के हल्के में कोई नहीं था और मेरे चेहरे पर मेरी उम्र लिखी हुई थी। जज्बे, जुनून और जोश की उम्र, ये लंबा कद, बाजों में तड़पती हुई मछलियाँ और ये चमकीली आंखें और ये तवाना जिस्म। ऐसा खूब और रूबरू नौजवान कंवर को और कहाँ मिलता, और रफ्ता रफ्ता हर बात खुल रही थी।
मैंने कलकत्ते से बम्बई और बम्बई से राजेपुर की इस दूर दराज बस्ती के एक मजबूत महल की फसीलों में खुद को नज़रबंद कर लिया था और चेहरे पर खाक माली कि ख़ानदानी वजाहत का भांडा न फूट जाए। सर झुका रखा था और आंखों की चमक बंद कर ली। अपने बाजू ढीले डाले लिबास में छुपा रखे थे। चाल बदली हुई थी और हर तेवर बदल लिया था और किसी मुजमल और बीमार शख्स की तरह उस महल में हरकत करता था। लेकिन ये तमाम कोशिशें नाकाम हो गई और मेरा चेहरा, मेरे बाजू, मेरी बातें और मेरी चाल अपने आप को ना छुपा सके और डाली को मालूम हो गया कि मैं एक तालीम याफ्ता नौजवान हूँ। प्रकाश बून के हसीन दोशीदा कुमारी शारदा भी ये बात जान चुकी थी और उसने मुझे एक मुलाजम से बड़ा दर्जा दे दिया था। शारदा की बड़ी बहन शंकुतला को भी लिबास के अंदर छुपे हुए मेरे तशन्ना और सरकश जिस्म की खबर हो चुकी थी और उसने मुझे अपना सबसे करीब का आदमी बना लिया। उधर कंवर महेश चंद्र ने मेरे हाथों की सुर्खी का सुराग लगा लिया और वो साधु जो कंवर के पास पेशगोइयाँ करने और नशीबो फराद बताने आता था, मेरे बारे में शायद सबसे ज़्यादा जानता था। मुमकिन था कि मैं उन तमाम लोगों के सामने अपने आप को छुपाने में कामयाब हो जाता, मगर मैं साधु का दाखिला प्रकाश मूल में कैसे बंद कर सकता था, जिसने मुझे सिर्फ एक नज़र देखकर कंवर के सामने मेरा माजी उरियाँ कर दिया था। मुझे नहीं मालूम कि मैं कंवर महेश चंदर के कमरे से ये हुक्म सुनकर किस तरह अपने क्वार्टर तक पहुंचा और मुझ पर राशा से तारी हो गया था और आते ही मैं पलंग पर बेसुध करके होकर गिर गया। मेरे ईंटते हुए हाथ पांव देखकर डाली ने बैन शुरू कर दिया और वो कभी मेरे हाथ खोलती और कभी मेरे पांव और कभी मेरे मुंह में पानी के कतरे टपकाती थी। जब मुझे ये गुमान हुआ कि मैं इसी हज़ियानी हालत में मुबतला हूँ जिसमें आइंदा ख़तरों की पेशगोई कर दी जाती है, तो मुझे एक गोना इत्मीनान हुआ और डाली की मदाखलत बुरी लगने लगी। मैंने आने वाले हादसे अपनी आंखों से देखना चाहता था और देखिए कि अब क्या नज़र आता है। चुनाचा मैं किसी हौलनाक मंजर के लिए मुंसरिफ था। देखिए अब क्या नज़र आता है। लेकिन यह महज मेरा गुमान साबित हुआ और मेरी हालत बड़ी अबतर थी। ऐसे मालूम होता था जैसे मुझे फांसी के फंदे तक ले जाया जा रहा हो और मैं बुरी तरह चीख रहा हूँ और सब ने कानों में रुई ठूंस ली। छत साफ थी और डाली मेरे सरहाने बैठी हुई सिसक रही थी और ये डाली वही औरत थी जिसने बम्बई के फुटपाथ पर मेरी भूखी अंतरियों में अपने प्यार का रस टपकाया था और उसने मुझे बेसरो समान शख्स को रहने के लिए एक छत दी थी। अगरचे वो छत फूस की बनी हुई थी, लेकिन वो डाली के खलूस का साया था और डाली मेरे कहने पर राजेपुर चली आई थी और अब वो मेरे सामने बैठी मेरे लिए रो रही थी। वो सिसक सिसक कर बार बार पूछती कि शेरू का अम्बक तुझ पर क्या आफत आ पड़ी और मुझे नहीं बताएगा तो किसे बताएगा, और तेरा इस दुनिया में कौन है, और क्या तू मुझसे नाराज़ हो गया है? खुदा के लिए कुछ बोल शेरू। और वो हिचकियों के दरमियान कह रही थी और उसने मेरा गिरबान चाक कर दिया और मेरे सीने पर मालिश करने लगी। फिर उसने मेरा सर अपनी आगोश में रख लिया और उसके गर्म आंसू मेरे चेहरे पर गिरने लगे। डाली के गोश में ऐसा गुदाज और उसकी बातों में ऐसा सोच था कि मेरे अंदर से कब का रुका हुआ सैलाब उमड़ने लगा और मेरे पास उसे बताने के लिए कुछ भी नहीं था और वो रो रो कर पूछती और मेरी इस अबतर हालत का सबब क्या है। मैं उसे क्या बताता कि यह सबब सिर्फ मेरा ज़िंदा रहना ही है और काश वो दिन तुलू ना होता जब मैं पैदा हुआ था। और जब आंसुओं की ये बारिश थमी तो डाली मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर पूछने लगी, शेरू तुझे मेरी कसम और तुझे अपनी माँ की कसम, मुझे बता तुझे क्या रोग लग गया है और तू उदास उदास क्यों रहता है और तेरा जवान जिस्म को किसी की नज़र खा गई है, और क्या मैं तेरे किसी काम नहीं आ सकती, और क्या तू मुझे कुछ नहीं समझता? मैं तुझे क्या बताऊं डाली, और मैंने तंग आकर कहा और अपना चेहरा छुपा लिया। बता दे शेरू। और वह मिन्नत करते हुए बोली, और मुमकिन है कि मैं तेरे किसी काम आ जाऊं और खोटा पैसा भी किसी दिन काम आ जाता है। डाली, मैंने टूटे फूटे लहजे में कहा, और हमने यहाँ आकर बड़ी गलती की। उसकी पलकें झिलमिलाने लगीं। हाँ शेरू तो सच कहता है, और उसके लहजे में कसक थी। और यहाँ सब नंगे और ओछे रहते हैं। ये जालमों और जानवरों की बस्ती है डाली, और यहाँ मेरा दम घुटने लगा है और मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकती। यहाँ से निकल कर कहाँ जाएंगे पगले? और उसने मायूसी से जवाब दिया, और हमारे लिए बाहर की दुनिया भी कैद खाना है। वो इससे बददर्जा बेहतर होगा और हम रूखी सूखी खा लेंगे, पर यहाँ जो तलवार हर वक्त सर पर लटकी रहती है उस अज़ियत से तो निजात हासिल कर लेंगे। मुझे मालूम था कि मैं बेसरोपा बातें कर रहा हूँ और डाली के पास कोई कुंजी नहीं है। ये प्रकाश बून है और जिसमें आना आसान जाना मुश्किल है। हम आते ही यहाँ से चले जाते, मगर अब मेरा रुआ रुआ
कंवर महेश चंद्र का गुलाम था और प्रकाश भून की ऊंची फसलें मेरे पैरों की जंजीर बन चुकी थीं। मुझे एहसास हुआ कि मैं किससे बातें कर रहा हूँ और डाली एक मजबूर औरत है जो दुख और सितम का मेरे जैसा सफ़र कर रही होगी। यहाँ आके उसकी सेहत अच्छी हो गई और उसका रंग निखर गया और जिसे एक मुद्दत बाद उम्दा कपड़े लजीज ग़िज़ाएँ मिली हों और जिसने उससे ज़्यादा स्याह दिन देखे हों और मैं अपने रंज की दास्तान उसे सुनाकर और दुखी कर दूँगा। और मैंने उसे कुछ कहना नहीं चाहता था और मेरी ख्वाहिश थी इतना बददिल ना हो शेरू। और वो अपने पल्लू से आंसू खुश करते हुए बोली, यहाँ उम्र भर कौन सा रहना है और जब 4 पैसे हाथ आ जाएंगे यहाँ से निकल जाएंगे और फिर कहीं एक छोटा मोटा सा घर खरीद लेंगे। तू नौकरी करना या कोई कारोबार कर लेना और मैं गुड्डे को स्कूल भेजा करूँगी और तेरे लिए अच्छे अच्छे खाने पकाया करूँगी। बस कुछ दिन मुसीबत के और गुजार ले, कुछ दिन और ये कुछ दिन ख़त्म हो जाएंगे तो मैं कहाँ हूँगा और डाली कहाँ हूँगा। और मैंने सोचा और डाली से कुछ छुपाना बेकार है। कंवर महेश चंद्र ने मुझे जो हुक्म दिया है और वो डाली को भी बता दूं। और कहते कहते मेरी ज़ुबान किसी ने रोक ली। कंवर प्रकाश के मौजूदा कत्ल के राज में किसी औरत को शरीक करने की गलती करके मैं मज़ीद मुसीबतों में गिरफ़्तार हो सकता था। और डाली की रसाई महेश चंद्र के बाप प्रकाश चंद्र तक भी थी। वो एक बारसोख औरत थी और चौंका वो नौजवान और हसीन थी और उसका बदन पीच खाता था और उसकी आंखें शराब बखेरतीं। और मैं डाली को मज़ीद परेशान ना करने के लिए बिस्तर से उठ गया और मैंने मौजू बदलने की नाकाम कोशिश की और मैंने उदासी से पूछा, तुम मुझे अपना क्या समझती है? वो एक लम्हे के लिए झिझकी और फिर उसने बेबाकी से कहा, और मैं तुझे अपना मर्द समझती हूँ पर मैं तेरा मर्द नहीं हूँ। तू मेरा सब कुछ है। और उसने मेरे सर से अपनी ठोड़ी टिका दी और मेरे बहुत से रिश्ते हैं और मेरे सवाल से रुहासी हो गई। और तू क्या समझता है? पहले मेरे सवाल का साफ साफ जवाब दे। और देख डाली, मैंने कहते हुए कहा कि शायरी मत कर, मुझे बता कि मैं तेरा कौन हूँ। गुड्डे के बाद तू ही मेरा सब कुछ है। और उसने किसी तामल के बगैर कहा, मगर मैं तो तुझसे करीब रहते हुए भी बहुत दूर रहा हूँ। तू मेरी रूह है शेरू। और वह जज्बाती होकर बोली, और तू बहुत बड़ा आदमी है और तेरी नज़र में खोट नहीं और मैं नज़रें पहचानती हूँ, इसीलिए मेरे दिल में तेरी इज्जत है। पर बोली, मैं तेरा मर्द तो नहीं हूँ, ऐसा मत कह। और अगर मर्द बनने के लिए कपड़े उतारना ज़रूरी है तो ये भी कर ले। और वज़ीज़ होकर बोली और तेरी से बटन खोलने लगी। पागल। और मैंने उसका हाथ रोक लिया। मेरा ये मतलब नहीं था और मैं एक अंदाज़ा लगा रहा था। तू बड़ा बेरहम और जालिम है। और क्या मर्द और औरत का एक ही रिश्ता होता है? बाप भाई या बेटा नहीं होता। और डाली रिक्कत अंगीज़ आवाज़ में बोली, और मैं तेरे लिए गुड्डे की कसम खा सकती हूँ पर मैं तेरा किसी किस्म का मर्द नहीं हूँ। और मैंने झंझला कर कहा, और मैं तेरा बाप भाई शोहर कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं बड़ा बेगैरत हूँ और मैं देखता हूँ कि तू रातों को गैब रहती है। मुझे मालूम है कि प्रकाश भून के मर्दों से तेरा क्या ताल्लुक़ है और मैं ये तेरा कैसा मर्द हूँ। और मैं ज़नख़ा हूँ, भड़वा हूँ डाली। और मुझे इतनी बड़ी गाली मत दिया कर। और मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। मुझे मालूम है कि तुझे ये बातें परेशान करती होंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि तू मेरी पांति एक मर्द बनकर खड़ा क्यों नहीं होता। तू इंसानों से छुपा छुपा क्यों रहता है और तू अपने पिछले गुनाहों की सज़ा भुगत रहा है। तू बेगैरत बनने पर मजबूर है शेरू, और मुमकिन है कि तेरा नाम भी कुछ और हो। और डाली जज्बात में कही जा रही थी और मैं हैरत से उसका मुँह तक रहा था। तू मेरे बारे में क्या जानती है डाली? और मैंने घबरा कर पूछा। मैं तेरे बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि तुझे दुनिया ने बहुत सताया है और तुझसे कोई ऐसा पाप ज़रूर हो गया है कि तू अपने आप से डरता है। और तू लाख छुपाए पर तेरे चेहरे पर लिखा है कि तू वो नहीं जो नज़र आता है। तूने ये कैसे अंदाज़ा लगाया? और मैंने बरहमी और खौफ की मिली जुली कैफियत में से पूछा, अरे पगले, ये कौन सी मुश्किल बात है? और एक लंबे चौड़े डैल डोल के आदमी चमारों भिखारियों की बस्ती में रहने पर मजबूर है। और ये तेरा चेहरा है कि उस पर कड़ी धूप का कोई असर नहीं दिखाई देता। और मुझे मत छेड़ू। और मैंने तुझसे अब तक कोई बात यूँ ही नहीं कही थी कि मुझसे डरने लगेगा तो मेरे पास से भी भाग जाएगा। और मुझे एक मर्द की ज़रूरत थी और मुझे उससे कोई गर्ज नहीं कि तूने पहले कौन सा पाप किया। और जब मुझे ये मालूम हुआ कि तू पढ़ा लिखा भी है तो फिर मुझे कोई शुबा नहीं रहा। और तूने मैं जैसी भी थी कबूल किया था और मैंने तू जैसा भी था कबूल किया था। तू जानता था कि मैं कहाँ जाती हूँ और तू ये समझता था कि मैं आवारगी में कहीं नहीं जाती।
मुझे मालूम था कि तू मुझे टोकता क्यों नहीं, इसलिए कि तू मुझ पर दावा करने और मुझे गंदगी से रोकने की बात किस मुंह से करता, और तेरे अंदर चोर छुपा बैठा था और तेरे हाथ खुद रंगे हुए हैं। तू खामोशी सब कुछ देखता रहा। डाली, ये तू आज कैसी बातें कर रही है? और मैंने शिकस्त खोरदा लहजे में कहा, और तू मेरे बारे में जो समझती है वो सब सही है, और मुझे तेरे सब काम बुरे लगते हैं, मगर मैं तुझसे कहने की हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि मैं तेरा हक अदा नहीं करता, और तू एक मर्द की मौजूदगी में काम पर जाती है। मैं एक अपाहज हूँ डाली, और मुझे मजदूर समझ और मुझसे इतनी मोहब्बत की बातें ना कर। शेरू, एक बात पूछूं? और डाली ने अचानक अपना लहजा बदल कर कहा, पूछ, और मैं तेरे सामने खुद को नंगा महसूस करता हूँ। अरे छोड़ो, और वो हाथ नचाकर बेपरवाही से बोली, कौन नंगा है और कौन कपड़े पहने हुए है? शेरू, मुझसे पूछ। तुझे ऐसी बातें करना कहाँ से आ गया डाली? ये सब ज़माने ने सिखाया है शेरू। डाली तिनक कर बोली, और मैंने किताबें नहीं पढ़ी, ज़माना पढ़ा है। हाँ, ये बता शेरू कि तू मुझे पसंद करता है, और क्या तेरा जी नहीं चाहता कि मैं तेरे पास? और वो कहते कहते रुक गई। क्या कहना चाहती है? और मैंने कुछ समझते और कुछ ना समझते हुए कहा, मैं पूछना चाहती हूँ कि कभी तेरे दिल में मेरे लिए किसी और किस्म की ख्वाहिश पैदा होती है? तूने मुझे किसी और नज़र से देखा है, और कभी तूने चाहा है कि डाली? और फिर खामोश हो गई। तो मुझे कभी कभी बहुत अच्छी लगती है, और मैंने साफ गोई से कहा, और मैं तेरे बहुत करीब रहा हूँ। हाँ, कभी कभी मेरा जी चाहा है कि तू और करीब हो जाए। तू सच्चा आदमी है। और डाली निगाहें झुकाकर बोली, और कभी मेरे दिल में भी खोट आई है, लेकिन मैंने सोचा कि तेरे साथ तो मेरा रिश्ता और है, और ना जाने क्या है, और मैंने किसी न किसी तरह अपने आप को समझा लिया। आह डाली, तू मुझसे कितनी उम्मीदें वाबस्ता किए हुए है। और मैंने हसरत भरे लहजे में कहा, और मैं अपना कब हूँ जो तेरा हूँगा? मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, और जो पल गुजर रहा है वो मेरे साथ ज़िंदगी का मजाक है, और मैं मांगी हुई छीनी हुई ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, और मुझे अब तक मर जाना चाहिए था। शेरू, और मैं तेरे दुख समेट लूँगी। डाली इश्तियाक से बोली, और तू बहुत दुखी है, और तमाम बातें मुझसे कह दिया कर, और तेरा गम हल्का हो जाएगा। और अगर तूने सब दुख अपने सीने में रखे तो किसी दिन तेरा सीना फट जाएगा, और कल पर उम्मीद रख शेरू। उसके लहजे में दुनिया की सारी औरतों का प्यार सिमट आया, और वो मेरे बालों के लच्छे बनाने लगी। ज़रा अपना हुलिया तो ठीक किया कर, और ज़रा होश में रहा कर, और मेरी फ़िक्र छोड़ दे। समझ ले कि मैं गुनाहों की जेल में हूँ, और जब सज़ा काट लूँगी तो बाहर आ जाऊँगी। शेरू, एक बार ये बदन गंदा हो गया है तो गंदा हो गया, और एक धब्बा पड़ गया तो दूसरे धब्बे का क्या है? और मैंने पैसा बटोरना शुरू कर दिया, और वो सब मेरा चेहरा और बदन पसंद करते हैं, और ये चीज़ें उन्हें आर्जी तौर पर बेच देती हैं। फिर भी मैं ही रहती हूँ, और इस बाज़ार में मेरी कीमत ज़रा ज़्यादा लग जाती है। सोचती हूँ कि मैं कौन सा गुनाह करती हूँ जो मर्द मुझे अपने पास बुलाते हैं, और वो भी तो अब इतने ही गंदे हैं जब से मैंने प्रकाश पून के ज़नान खाने में कदम रखा है, और मुझे हर औरत डाली नजर आती है। यहाँ साजिश, सिफारिश और हवस में बदन का कारोबार होता है, और मैं कोई साजिश नहीं करती, सिर्फ इनाम वसूल करती हूँ, और अपने खूबसूरत बदन का इनाम सोना, चांदी, रुपए। और शेरू, डाली पुरख्याल अंदाज में बोली, और अगर मैं अपने गोश्त की कीमत ना लगाती तो मुझे वैसे भी वो छीन लेते, क्योंकि मैं बगैर ताले और छत की औरत थी, और मेरे पास एक बच्चा था, और फिर तू था, और मैं तुझे भी अपना बदन पेश कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुझसे कोई इनाम नहीं लूँगी, और मैं तो बस तुझे खुश देखना चाहती हूँ, जिस तरह भी हो। और तूने डाली को समझा ही नहीं शेरू। उसकी आवाज़ गुलूगीर हो गई, और मैंने उसकी शोला गुफ्तारी बंद करने के लिए उसके मुंह पर हाथ रख दिया, और डाली ने तमाम अनकही बातें करने के लिए आज का यही वक्त मुकर्रर कर लिया था, जबकि मैं एक शदीद ज़हनी खलफशार में मुब्तला था। बस का डाली, और मैं डाली की ज़ुबानी ये सब कुछ सुनने की ताब नहीं रखता था। वो आज खुलकर बरस रही थी, और ना जाने कब का गुबार आंसुओं और आहों की शक्ल में अंदर आ रहा था, और उसके अंदर से जो औरत बरामद हुई उसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। ये समझ का फेर है शेरू। और क्या कोई औरत अपना बदन बेचकर बिल्कुल गंदी हो जाती है? और क्या वो नाले में गिर जाती है? और क्या वो दोबारा नया लिबास नहीं पहन सकती? क्या उसकी रूह भी बिक जाती है? और क्या वो कभी अच्छी नहीं हो सकती? क्या उसके बदन पर वाकई धब्बे पड़ जाते हैं? कोई फ़र्क नहीं पड़ता शेरू, और मैं बड़ी मुतमिन औरत हूँ। मेरा दिल साफ़ है, और मुझे गुनाहों का एहसास नहीं होता। डाली की ज़ुबान बंद नहीं की। तू खुद से झूठ बोलती है तो अच्छा बुरा सब समझती है, लेकिन तूने अपने आप को झूठियाँ तसल्लियाँ दे रखी हैं। और मैंने दुरुस्तगी से कहा,
और उसकी आंखों में फिर आंसू छलक आए तो क्या ये तसल्लियां भी छोड़ दूं? देख डाली, और मैंने उसे समझाने के अंदाज में कहा, अच्छी बुरी चीज़ की कसौटी ये माहौल, ये जगह है जहां हम रहते हैं, और वैसे ना कोई चीज़ अच्छी है ना बुरी। जो गज़ों तराजों और कसौटियों पर पूरी ना उतरे वो चीज़ बुरी होती है। और मैंने कुछ तवक्कुफ़ किया और फिर मौजू बदल दिया। ये डाली से बहस करने का वक्त नहीं था, लेकिन इस बहस से इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि वह मेरे दिल पर कंवर मोहेश के हुक्म का जो पहाड़ धरा था उसका बोझ कम हो गया। और डाली 100% एतमाद की औरत थी, और कभी उसने इस कदर खुलकर मुझसे कुर्बत का इज़हार नहीं किया था। छोड़ ये बातें, और मैंने उसके शाने पर जोर डालते हुए बेदिली से कहा, और ना तेरी समझ में कुछ आएगा और ना मैं तुझे कुछ समझा सकूँगा। हाँ। और वो एक तवील सांस लेकर बोली, और ये बातें किसी की समझ में भी नहीं आती। डाली सुन, और मेरा अता पिता कुछ नहीं, और किसी दिन जब तू सोकर उठेगी तो तुझे एक बुरी खबर ना लगेगी कि मैं कहता हूँ कि मेरे मतलब बुरी से बुरी खबर सुनने के लिए तैयार है। तुझे ये पता चल सकता है कि मैं किसी लड़की के साथ भाग गया, और तुझे ये भी मालूम हो सकता है कि मेरे तलकात फलान राजकुमारी से हैं, और तुझे किसी वक्त मेरे मरने की खबर भी मिल सकती है। प्रकाश बूंद में सब कुछ हो सकता है डाली। और मैंने अस्तराब से कहा, अरे मुझे क्या बताता है, और चांदी महीनों में मैंने यहाँ बड़े बड़े नाटक देखे हैं। एक साफ सुन ले शेरू, मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं कि यहाँ तेरे तल्लुकात किस औरत से हैं, और प्रकाश बूंद के उस रेत से कोई अपना दामन नहीं बचा सकता। और मेरी तो तुझसे एक ही इल्तिजा है कि डाली को डाली समझना, और मुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाना, नहीं तो मैं मुन्ने समेत अपना दम घूंट लूँगी, और कोई मुसीबत आए तो मुझे शरीक कर लेना। तू चाहे जो करता रहे, मुझे उससे गर्ज नहीं, पर अपना घर मत भूलना और डाली को मत भूलना। बाकी बातें खुदा पर छोड़ दे। मैंने तय कर लिया कि अब डाली को सब कुछ साफ साफ बता दिया जाएगा, और मुझे किसी ऐसे शख्स को एतमाद में लेना होगा। और डाली की पहुंच प्रकाश चंद्र के खिलवत तक है। जीवन दास से भी उसके तलकात होंगे, लेकिन क्या मैं डाली को ये भी बता देता कि कंवर मोहेश चंद्र के हुक्म की तामील में मेरी मजबूरी की वजह क्या है? क्योंकि कंवर को मेरा खून आलूद माजी मालूम हो चुका है, और वह मेरे गले में किसी वक्त भी फांसी डलवा सकता है। एक खूनी शख्स को देखकर डाली का रद्द-ए-अमल क्या होगा, और मैं हमेशा उसके हाथों में खिलौना बना रहूँगा। मैं सोचता रहा कि कहूँ या ना कहूँ, और डाली भी अब बातें करते करते थक गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे उसे कुछ याद आ गया, और वो मेरी परेशानी का सबब पूछने पर इसरार करने लगी। और आखिर मैंने एक फैसला करके उसके दोनों हाथ अपने सीने पर रखे और कहा, डाली, तेरी बातों ने दिल में हलचल मचा दी है, और मुझे माफ़ कर दे कि मैं तुझसे कुछ कहते हुए डर रहा था। बात भी ऐसी थी, मगर तू सच कहती है कि तेरे सिवाय दुनिया में मेरा कोई नहीं। जो थे वो ख़त्म हो गए, और मैं तुझ पर एतमाद करता हूँ और तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं जो कहूँ उसका जवाब देती जाना, और दरमियान में कुछ ना पूछना। मुझे यकीन है कि तू किसी बड़ी मुसीबत में घिर गया है, और मुझ पर एतमाद कर शेरू। मैं ऐसी बुरी भी नहीं हूँ, और कम अज़ कम तुझसे धोखा नहीं कर सकती। और वह नाराज़गी से बोली, तो सुन। और मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, और फिर हो गया, और फिर भरोसा खो बैठा। डाली ने तलखी से कहा, नहीं। और मैं तेजी से बोला, सोच रहा हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। क्या किसी कुमारी से तेरी आंख लड़ गई है? और डाली शोखी से बोली, नहीं, ये बात नहीं है, और इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात है। तो फिर पहेलियाँ ना बुझवा और साफ साफ बात कर। मैंने दरवाजे की सिमत देखा, दरवाज़ा बंद है कि नहीं। हाँ। और डाली हैरतज़दगी से बोली, और हमारी बातें कोई नहीं सुन रहा है। डाली, और मैंने खुश्क गला तर करते हुए कहा, तू प्रकाश बूंद के साजिशों से वाकिफ़ है। यहाँ हर शख्स दूसरे शख्स का दुश्मन है, और यहाँ हर शख्स के जासूस है, और हर शख्स दूसरे शख्स पर शक करता है। और मैं यहाँ खामोश अलग थलग रह रहा था, लेकिन कंवर मोहेश चंद्र ने मुझे अपनी खिदमत के लिए तलब कर लिया, और ना जाने उससे मुझ में क्या खूबी नज़र आई कि मुझसे उसने अपना राजदार भी बना लिया। डाली हिम्मत अनगोश थी, और ज़रूर तू कोई बुरी बात बताने वाला है, और मैं बुरी तरह फंस गया हूँ डाली। हम यहाँ से फरार भी नहीं हो सकते, और हम कंवर मोहेश चंद्र के हुक्म की तामील पर मजबूर हैं। कि अपनी किसी बहन के लिए तुझे पसंद कर लिया है? और डाली ने बेहचाबी से कहा, हेर फेर ना कर, पहले मेरी बात सुन, दरमियान में ना बोल। और मैंने तंदो तेज लहजे में कहा। फिर उदासी से बोला, और मैं बिल्कुल मजबूर हो गया हूँ, और मुझे ये बता कि प्रकाश चंद्र तक पहुँचने का क्या दरिया है? तू उस बूढ़े महाराज की बात करता है। अगर कुछ कहना है
तो मैं उस बूढ़े गिद्ध से जाकर कहूँगी और वो मुझे पसंद करता है और मुझे अपने पास बिठाकर घंटों देखता रहता है और मुझे अपने हाथ से नए नए कपड़े पहनाता है और कभी मुझसे अपना लिबास बदलवाता है और कभी मेरे ऊपर शराट लौट लेता है, कभी कभी गुदगुदी करता है और कभी कभी गुदगुदी कराता है और कभी मेरी उंगलियां चाटता है और कभी मेरे बालों से अपने चेहरे पर घूंघट काट लेता है। और वह अजीब आदमी है, मगर तू क्यों पूछ रहा है? उसके इर्द गिर्द किन लोगों का हजूम रहता है और तफसील से बता। और मैं उस हिस्से में चंद ही बार गया हूँ जहाँ वो अय्याशियाँ करता है। डाली मेरे तजस्सुस पर हैरान रह गई। तू और क्या जाना चाहता है? और फिर खुद ही बोली, अरे वहाँ तो हर वक्त राग रंग की महफिलें रहती हैं, शराब बहती रहती है, औरतें शहद की मक्खियों की तरह प्रकाश चंद्र की ख्वाबगाह और उसकी सेक्रेटरी जीवन दास की गिर्द मंडलाती रहती हैं। कई कमरे नई नवेली लड़कियों के लिए मखसूस हैं और श्रृंगार का एक अलग अलग कमरा है और नाचने गाने का अलग। महाराज की कई ख्वाबगाहें हैं जहां नंगी नंगी तस्वीरें लटक रही हैं और एक बड़ा कमरे का खाने का कमरा है और एक बैठने का, और बस तरह तरह के कमरों की रेल पेल है। महाराज के ख़ास हिस्से के साथ ही रानियों के कमरे हैं और महाराज के कमरे के साथ ही जीवन दास हरामी का कमरा है जो लड़कियों को तोल परख कर अंदर भेजता है। और महाराज के पास जाने से पहले जीवन दास से भेंट करना ज़रूरी है। और जीवन दास उनका अपना एक अमला है और सफ़ेद वर्दी पहने मुलाजिम इधर उधर दौड़ते रहते हैं। और वो तो सब मैंने भी देखा है। मैंने चिढ़ कर कहा, फिर तू आखिर क्या पूछना चाहता है? महाराज से मिलना है तो मैं जीवन दास से कह दूंगी, और वो माल ज़्यादा मुझ पर बुरी तरह फिदा है और मेरा सबसे ज़्यादा ख्याल रखता है और मेरा कहा बहुत मानता है और मैंने उस पर जादू कर दिया है। प्रकाश चंद्र तन्हा कब होता है? मुलाकात के वक़्त वो तन्हा ही होता है या कभी जीवन दास भी साथ होता है? सुबह 10 बजे के बाद वो मुलाकातियों से मिलता है या राज दरबार का रुख करता है? 1 बजे खाना खा के आराम करता है और 5 बजे के बाद जब शाम होने लगती है तो रंग महल में उदन मचना शुरू हो जाता है। मेहमानों की आमद और नाच रंग और नई नई औरतें मेहमानों के सामने पेश की जाती हैं और वो उन्हें अपने करीब बैठाकर शराब पीते हैं, नाच देखते हैं और जी चाहे तो औरतों के साथ इधर उधर के कमरों में छुप जाते हैं। जब सब लोग चले जाते हैं तो रात को महाराज अपनी ख़ास औरतों को तलब करते हैं और कभी एक साथ कई औरतों को बुला लेते हैं और फिर वहाँ जो हंगामा होता है तो तौबा ही भली। कभी महाराज प्रकाश चंद्र राजेपुर के राजा के लिए अपने यहाँ की औरतों का तोहफा भेजते हैं और कभी वहाँ से खवान में सज के लड़कियाँ आती हैं और राजेपुर के दरबार में प्रकाश चंद्र की बड़ी हैसियत मालूम होती है। कभी वह दिन भर रात भर के लिए गायब हो जाता है और ऐसे वक्त जीवन दास उसकी जगह ले लेता है। प्रकाश चंद्र चलता फिरता बहुत कम है, बस डूबा ढेरी हर वक्त बैठा हुक्म चलाता रहता है और नौकर इशारों पर नाचते रहते हैं। तूने देखा होगा कि वो अपनी लड़कियों और लड़कों के पास भी कम आता है और कभी वो सब इकट्ठे होकर खाना खा लेते हैं। प्रकाश चंद्र हफ्ते में 2-1 बार ही अपनी औलादों को देखने उनके महलों में आता है। उसके ख़ास कमरे तक पहुंचने का खुफिया रास्ता और मैंने दरमियान में पूछा और डाली के चेहरे का रंग बदलने लगा और वह तअज्जुब से मेरी तरफ देखने लगी। खुफिया रास्ता, और उसने हैरानी से दोहराया, और खुफिया रास्ता कोई नहीं है, अलबत्ता वो कुछ सोच कर बोली, और जहाँ से बहत्तर जाते हैं उनके गुस्ल खानों से कमरों में भी रास्ते जाते हैं और महत्तर आम औरतों रास्तों से नहीं जाते। मैं फ़िक्र में डूब गया और फिर डाली को हुक्म दिया और मेरे लिए पेंसिल और कागज़ ले आ और बाकी बातें बाद में पूछना। जेब से जब डाली को यह मालूम हुआ था कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ और उसने गुड्डे को पढ़ाने के लिए पेंसिल, कागज़, स्लेट वगैरह का इंतज़ाम कर लिया था। हालांकि गुड्डा इन चीज़ों से खेलता और उन्हें मुंह में चूसता रहता, और मैंने डाली की मदद से प्रकाश चंद्र के कमरों का एक नक्शा बनाया और उसकी तमाम मसरूफियात नोट करता रहा और मैंने डाली से एक एक लम्हे की तफसील पूछी। जब मैं एक मुकम्मल नक्शा और मसरूफियात का एक बाकायदा खाता तैयार कर चुका तो डाली से चुप न रहा गया और वह कागज़ मुझसे छीन कर बोली, शेरू, मैं यह कागज़ उस वक़्त तक वापस नहीं करूँगी और जब तक तू मुझे सच्ची बात नहीं बताएगा। क्या तू नकब लगाएगा? पगली, और मैंने उसका हाथ पकड़ कर भराई हुई आवाज़ में कहा कि इससे भी बड़ा काम है क्या, और वो आंखें पिट पटाने लगी। हाँ डाली, और मैंने सर्द आवाज़ में कहा, और कंवर मुहे चंद्र ने मुझे हुक्म दिया है
कि मैं उसके बाप का खून कर दूं। खून? और डाली की आंखें फैल गईं। क्या कहा? उसने मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दी है, और अगर मैंने उसके हुक्म की तामील नहीं की तो अंजाम तुम जानती हो, और तो शायद इतना ही नहीं जानती जितना मैं जानता हूँ। बस ये समझ ले कि उसके सिवा कोई चारा नहीं है, और मुझे अपने हाथ प्रकाश चंद्र के खून से रंगने ही पड़ेंगे। प्रकाश चंद्र या मैं, और हम दोनों में से किसी एक के दिन करीब आ गए हैं। डाली गंग रह गई और मेरे माथे पर लहराती हुई उसकी उंगलियां मंजमद हो गईं और उसके होंठ कांपने लगे। कोई बहस, कोई सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने तुझ पर ऐसा एतमाद किया है जैसे खुद पर। मैं समझता हूँ कि तेरे बगैर मैं इस खूनी मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि तू महाराज प्रकाश चंद्र से बहुत करीब हो गई है, और हमें निहायत एहतियात से यह काम करना होगा। और मैंने फरार का इरादा किया था, मगर अब यह नामुमकिन है। मैंने कंवर महेश चंद्र को कत्ल करने का भी इरादा किया था, मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कंवर महेश चंद्र का खून हो या प्रकाश चंद्र का, बाप का हो या बेटे का, और हमें एक को दूसरे के रास्ते से हटाना है। मैंने डाली का तहैयर दूर करने और उसे अपने काम में शिरकत पर आमादगी के लिए दोनों पहलुओं से तफसील के साथ समझा दिया, और हमारे लिए मुफर की कोई सूरत नहीं। ये हाकिम का हुक्म था, और डाली सख्ते किसी आलम में मेरी बातें सुनती रही, और मैंने प्रकाश चंद्र के कत्ल के बाद आने वाले मसाइब की निशानदेही की। डाली रोने और सिसकने के सिवा क्या कर सकती थी, और मैं उसे रुलाता रहा, और डाली भी इस हकीकत से पूरी तरह आगाह थी कि प्रकाश बून के मालकान के मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज़ हुक्म का दर्जा रखता है। इतनों दिनों में बहुत सी बातें उसने समझ लीं, और तमाम अवाक़िब व नताइज उसकी नज़र में थे, क्योंकि वो एक ऐसी औरत नहीं थी जिसका इम्तियाज़ महज उसका बदन हो, और उसके बदन में खोपड़ी भी थी, जिसका सबूत उसने अपनी गुफ्तगू से अभी अभी दिया था। और आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे इस ख्याल की हामी हो गई कि हाँ, मुफर की कोई सूरत नहीं, और उसने मुझे मशवरा दिया कि किसी तरह प्रकाश चंद्र के कानों में उसके बेटे का शर्मनाक मंसूबा उगल दिया जाए। लेकिन हम कंवर महेश चंद्र के मंसूबे के हक़ में सबूत क्या पेश करेंगे? सिर्फ 1 हफ़्ता है डाली, मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, और उस 1 हफ्ते में प्रकाश चंद्र को मोड़ के घाट उतारना होगा, वरना डाली तेरे शेरू की लाश प्रकाश भून से उठेगी। यह मुमकिन है कि आखिरी वक्त तक तू उसका चेहरा भी न देख सके। और अजीत का हाल तुझे मालूम है, और हमें यह काम नहायत चालाकी और एहतियात से करना होगा। हम कितनी बुरी जगह आ गए हैं शेरू। और डाली ने रोते हुए अपना सर मेरे गोश में डाल दिया। और जब मैं कंवर महेश चंद्र का हुक्म सुनकर उधर आया था तो मेरी हालत बड़ी ख़राब थी, और अब डाली संभल रही थी। अब ये तेरा काम है कि तू मुझे रोज़ प्रकाश चंद्र की मसरूफियात से आगाह करती रहे, और वो तमाम रास्ते नज़र में रखे जहाँ से गुजर कर मैं उसकी खिलवत में पहुँचूँगा और उसका काम तमाम कर दूँगा। हम किसी तरह से ख़त्म करेंगे, और ये तेरी इतलात के बाद ही तय किया जाएगा। जा डाली, अपनी किस्मतें ना जाने क्या चाहती हैं, और अपने बेटे की, अपनी और मेरी ज़िंदगी के उस खूनी खेल में अपना किरदार अदा कर। हम ये बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई, और डाली मेरे पास उठकर दरवाज़ा खोलने चली गई, और मालती के आ जाने से हमने ये बाब बंद कर दिया। अब डाली की हालत एतदाल पर आ गई, और खिलाफ़ तवक्का आज उसने मालती की आमद पर बुरा भी मुँह नहीं बनाया, जैसे वो अक्सर किया करती थी। मालती ने इतला दी कि मुझे शारदा देवी ने अपनी बारगाह में तलब किया है, और मालती भी इस वक्त बुझी बुझी नज़र आ रही थी। खनकी नहीं थी, मगर जिससे मैं सर्दी लग रही थी, और सारा माहौल उदास और सोगवार मालूम होता था। मैं जिस वक्त शारदा के हुक्म पर उससे मिलने जा रहा था, और मेरी हालत यकसर बदली हुई थी। डाली से सब कुछ कहकर मैं खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था, और पहले की निस्बत अब मेरे कदम निपे तले अंदाज में ज़मीन पर पड़ रहे थे। प्रकाश भून में शारदा सबसे मुख्तलिफ लड़की थी, लेकिन ना जाने क्यों मैं उस वक़्त उसके बारे में वो लतीफ़ एहसासात नहीं रखता था जो मुझ पर पहले तारी थे, और मेरे जिस्म में सरकशी की धीमी आग सुलग रही थी, और मेरी रफ्तार में कजी थी और सर उठा हुआ था। शारदा मेरी मुंतज़िर थी। उदय रंग की साड़ी में उसका रंग सुर्ख सफ़ेद रंग और ज़्यादा मुतशद्दिद हो गया था, और मेरा जी उस पर तशद्दुद करने के लिए मचलने लगा, और खिलाफ़ तवक्का उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। मालती की मौजूदगी में वो मुझे मुलाजिम की हैसियत से ज़रूरी कामों के अहकाम जारी करती रही, और मालती के जाने के बाद उसने अपना लहजा बदल लिया। लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही मैंने बेबाकी से कहा, आप इस वक्त बहुत अच्छी लग रही हैं। वो मेरी बेसाख्ती पर झींप गई और अपनी साड़ी का पिल्लू दुरुस्त करती हुई बोली, तुम भी कुछ बदले बदले नज़र आते हो।
औरत की नज़र भी क्या खूब होती है, सरकार की नज़रें बदली हुई मालूम होती हैं। और मैंने जुर्रा से कहा, लेकिन कोशिश के बावजूद अपने लहजे की तलखी दूर ना कर सका। गुलाम तो वही है, लेकिन ये जुर्रत गुलाम को उसकी आका ही ने अता की है। और वह मुस्कुराने लगी। आज तुम एक मुहज़्ज़ब नौजवान मालूम होते हो और रात शायद अच्छी तरह नींद नहीं आई। अब नींद किस बदनसीब को आती है। और मैंने लहजे में तासर भरकर कहा, और तुम पर ये मसनूई बातें सजती नहीं हैं। शारदा ने मसनूई नागवारी से कहा, और तुम्हारी सादगी में बड़ा वकार है। गुलाम अपने औकात से बढ़ गया है। ओहो मोहनदास। और उसने मेरा नाम खींच कर अदा किया। और तुम तंद कर रहे हो, मगर क्यों? और वो उलझते हुए बोली, ये गुस्ताखी ख्वाब में भी नहीं हो सकती। और मैंने बर्जस्ता कहा, और खादम कर क्यों का तलब किया गया है? यकीनन कोई बात है। और वो खुद से सरगोशी करते हुए बोली, तुम्हारे लहजे में वो गुलावट, वो प्यार नहीं, और तुम्हारे तेवर अजनबियों जैसे हैं। बहरहाल मोहनदास, मैंने तुम्हें एक ज़रूरी काम से बुलाया है। मैं बेख्तियार कॉर्निश पर जा लाया। हुक्म कीजिए सरकार, किसे कत्ल करना है? और मेरे मुंह से निकल गया। लेकिन फ़ौरन फिर मैंने खुद को तंबीह की, और शारदा से इस लहजे और इस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए। मोहनदास और मेरे पास आकर मुतअज्जब नज़रों से देखती हुई बोली, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया? कुछ नहीं शारदा दे दी। और मैंने पहलू बदल कर कहा, और सच पूछिए तो आज आपको देखकर मुझे खुद पर काबू नहीं रहा और मैं बकवास किए गया।